स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। जो सैनिक है वो सरहद पर रक्षा कर अपना फर्ज पूरा करते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट देश के लिए खोज और आविष्कार कर अपनी देशभक्ति निभाते हैं। स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक बच्चों में चरित्र का निर्माण कर देश का निर्माण करते हैं। सवाल है, आम नागरिक क्या करे? हमारे लिए मौका आता है हर 10 साल पर, और अगर आप झारखंड वासी हैं तो आज से यह मौका आपके लिए शुरू हो चुका है देश के लिए फर्ज निभाने का। सौगन्ना का फॉर्म भरकर हम और आप देश के लिए एक सच्ची देशभक्ति निभा सकते हैं। जनगणना कोई आम गिनती नहीं है, ये देश के विकास का संकल्प है, गर्व का पर्व है। इसी मुद्दे पर आज हम लेकर आए हैं आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो जनगणना हमारे यहाँ कोई सामान्य सरकारी गतिविधि नहीं है। ये एक परंपरा है जो 1872 से बहुत गर्व, समर्पण और सच्चाई से देश का हर नागरिक निभा रहा है। ये पहली बार है जब जनगणना पूरी तरह से डिजिटल मोड यानी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने सभी झारखंडियों से जनगणना 2027 की प्रक्रिया में भागीदारी करने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित थी। जनगणना को लेकर सीएम ने राज्यपाल को भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वगणना के साथ ही झारखंड में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। अब से लेकर 14 जून तक स्वगणना और मकानों की गणना और सूचीकरण का काम होगा। 1 मई से 15 मई तक स्वगणना होगी। अगर किसी वजह से आप ये पूरा नहीं कर पाए तो 16 मई से 14 जून के बीच मकानों की गणना और उसका सूचीकरण होगा। जनगणना अधिकारी आपके घर आएंगे और आपसे पूछकर आपका फॉर्म भर देंगे। 1872 से हर 10 साल पर राष्ट्रीय महत्व का ये कार्य संपन्न होता आया है। भारत की जनगणना दुनिया की सबसे वृहद और सबसे श्रेष्ठ जनगणना मानी जाती है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास की नीति निर्धारण के लिए ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। देश और राज्य में विकास की योजनाओं को इससे दिशा मिलती है। नीति निर्माताओं को इससे संसाधनों का सटीक इस्तेमाल करने में भी मदद मिलती है। सबसे पहले जनगणना के लिए भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। इसके लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें se.census.gov.in। टाइप करते ही सेल्फ एनुमरेशन यानी स्वगणना का पेज खुल जाएगा। यहाँ राज्य का ऑप्शन मिलेगा। 13वें नंबर पर झारखंड को सेलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा भरें। अब स्वगणना का पेज खुल जाएगा। ओके करते ही एक फॉर्म सामने आएगा। वही बारी बारी से पहले राज्य का नाम, फिर घर के मालिक का नाम, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना है। वेरीफाई और प्रोसीड करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसको भरने से पहले आपको लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करना है। ओटीपी भरते ही अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको अपना राज्य, जिला और स्थानीय विवरण भरना है। डिजिटल नक्शे पर अपने घर का स्थान चिन्हित करना है। इसके बाद मकान और परिवार से संबंधित जानकारी देनी है। सबमिट करते ही आपको SC ID मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें और जब जनगणना करने इन्यूमरेटर आपके घर आए तब उन्हें ये दिखाएं। वे आपके रिकॉर्ड की पुष्टि करेंगे और देश की तरक्की के लिए आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे। याद रखिए, आपकी जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। देश में अगर जनगणना हो रहा है तो पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ यह जनगणना हो, क्योंकि भारत एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। इसमें हर उस चीज़ की जनगणना होनी चाहिए, चाहे वो मकानों की हो, लोगों की हो, आर्थिक स्तर पर जितना भी उसका ईमानदारी से वैल्यूएशन और मूल्यांकन होना चाहिए, कोई छूटे ना। स्वगणना का फायदा ये है कि इससे समय की बचत होती है। नीति निर्धारकों को जरूरी सूचनाओं की सटीक जानकारी मिलती है। तेज डेटा प्रोसेसिंग की वजह से ये सारा काम कुछ मिनटों में आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप इसे पूरा नहीं कर पाए तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। तय वक्त में एनुमरेटर आपके घर आएंगे और आपसे पूछकर सारी जानकारी दर्ज कर लेंगे। बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही जनगणना की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। यह पहल न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाती है बल्कि लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त भी बनाता है। ध्यान रखें, सही और सटीक जानकारी देना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यही आंकड़े आगे चलकर योजनाओं और विकास कार्यों की नींव बन सकते हैं। इसलिए जागरूक रहें, सुरक्षित तरीके से
ऑनलाइन फॉर्म भरे और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो स्वगणना झारखंड में शुरू हो गई है। जनगणना 2027 देश के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जनगणना जो स्वगणना शुरू हुई है उसको करें और उसके बाद फिर जो इम्यूनिटर्स आपके घर आएंगे उनको जानकारी दें। वो जो आपने खुद कर रखा है डिजिटल तौर पर उससे मैच करेंगे और उसके बाद फिर उसे अप्रूव किया जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए हमने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है, समझा दिया है। बहरहाल इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास लोग, खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राजद से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा साहब है। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है आपका। और जेडीयू से हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है आफ्ताब जमील साहब। और हमारे साथ सुशांत मुखर्जी हैं, माले के नेता। बहुत स्वागत है सुशांत दा आपका। शुरुआत करेंगे हम क्षितिज मिश्रा से, क्योंकि आरजेडी से हैं और आरजेडी ने ये जाति जनगणना अपने स्तर पर कराकर एक मिसाल तो पेश की है देश में कि राज्य स्तर पर भी ये चीज़ की जाती है। क्षितिज, किस रूप में आप देख रहे हैं जाति जनगणना, माफ़ कीजिएगा, जनगणना अब से शुरू हो गई है और हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पूरा सहयोग करे और अपनी पूरी मुकम्मल जानकारी दे। ये बहुत बड़ा पर्व है देश का और सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल को जिसने कि बहुत विस्तृत तरीके से किस प्रकार से हम घर बैठे इस पर भाग ले सकते हैं और कैसे ये प्रक्रिया होती है इसके बारे में जानकारी दी अपने दर्शकों को। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपके चैनल को हम बधाई देते हैं। दूसरा कि ये जो आपने कहा राष्ट्रीय जनता दल, तो बिहार सबसे पहला प्रदेश था जहां पर कि जातिगत जनगणना किया गया और उसको प्रकाशित किया गया और तेजस्वी यादव और जदयू के नीतीश कुमार जी का और तमाम विपक्षी दल का इसमें बहुत कड़ा मेहनत था कि उन लोगों को, जो लोग कहते थे कि जो करेगा जाति का बात उसको मारेंगे कस के लात, उन लोगों को भी जबरदस्ती झुका करके जातिगत जनगणना करवाने का काम, कराने का काम किया है और ये अब से शुरू हो गया। लेकिन आज जब जातिगत जनगणना शुरू हुई तब हमें एक दुख हो रहा है। दुख इस बात की है कि महिला आरक्षण बिल को इसलिए गिराया गया, क्यों? क्योंकि उसमें जनगणना को जो है, जो परिसीमन का जो आधार माना जा रहा था वो माना जा रहा था 2011 को माना जा रहा था। लेकिन ये सबसे बड़ी जीत होती हमारी जातिगत जनगणना की, जबकि महिलाओं को एक 543 सीटों पर ही उनको आरक्षण दिया जाता और जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी और एससी जितने भी लोग हैं महिलाओं को आरक्षण दिया जाता सबको। तो उनका जिनकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर उनको हक और अधिकार मिलता। तो ये जनगणना और भी खुशहाल तरीके से और भी अच्छे से बनता, लेकिन सरकार की मंशा थोड़ी सही नहीं है। इस कारण से महिला बिल को लेकर के वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं। इस कारण से ये इस प्रकार के प्रपंच उन्होंने रचा और महिला बिल गिरा। बहरहाल में जनगणना की बात करें कि जातिगत जनगणना हो रही है, ये जनगणना के आधार पर देश का विकास होगा और जो लोग निचले स्तर पे हैं उनको आगे आने का हक मिलेगा और उनके आधार पर, लोगों के आधार पर, उनके पिछड़ापन के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सबको योजनाएं बनाई जाएगी और सबको बराबर करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित बनाया जाएगा। चलिए, आफ्ताब जमील साहब का रुख करते हैं। जमील साहब, 2021 में ही शेड्यूल था, लेकिन उस वक्त हम कोविड महामारी से जूझ रहे थे, तो ये आगे बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते 26-27 में ये आखिरकार अब आ गया हमारे दरवाजे तक कि हम जनगणना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। किस रूप में इसको देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या फ़ायदे इसके आप देख पा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले केंद्र सरकार को और एनडीए की सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि झारखंड में इसकी पहल हुई है और ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा देश के विकास के लिए। जहां तक सवाल है कि जनगणना का होने का किस तरह से किया जाए, ये निश्चित रूप से हर जिला अधिकारी को ये चाहिए कि इसके लिए लोगों को अवेयर करें और हर जगह में हर लोगों के पास, ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों के पास में मोबाइल है और सभी लोग मोबाइल चलाना जानते हैं।
ये समस्या मेरे समझ से ये समस्या आएगी कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो मैंने समझिए कि 50 से ऊपर के लोग हैं, ऐसे लोगों को मोबाइल चलाना आज भी नहीं आता है। किस तरह से कैसे करके फॉर्म फिलअप किया जाए, कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, इसकी प्रॉब्लम होती है उनको। जो यंग चैप जो बच्चे हैं, जो अभी जेन जी जिसको बोलते हैं, उन लोगों को भले ये इस चीज़ की समझ है, लेकिन बाकी लोगों के पास में ये चीज़ नहीं है। इसीलिए मेरा जहाँ तक सोचना है कि इसको सभी जिलाधिकारी को चाहिए कि हर ज़िले के उसको कम से कम आम किया जाए और लोगों के घरों में जा कर के डिजिटल एक मशीन लेकर के और डिजिटल मशीन से उसको स्वयं भी किया जाए। चाहे आप नहीं, ये प्रोसेस में आफ्ताब साहब, हाँ, पहले खुद करना है, उसके बाद फिर जो लोग पहुंचेंगे, हाँ, वो आपकी जो जानकारी है उससे आपको एक कोड जनरेट होगा, वो कोड देना। अगर आप नहीं कर पा रहे किसी कारणों से, जी जी, तो फिर वो आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। जी जी, ये सहूलियत ये होना चाहिए। हाँ। यही एक कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। मेरी भी बात हुई है बहुत सारे लोगों से, उन लोगों ने हमसे पूछा है कि सर ऐसा ऐसा मामला है, क्या किया जाएगा। तो मैंने कहा कि हर ज़िले में जैसे कि सखी लोग होती हैं हर इसमें हमारी सहायता करने के लिए, तो उन लोगों का एक समूह बना करके खास करके महिलाओं को और पुरुषों का हर घरों में भेजा जाए और उसमें वो लोग डिजिटल ये लेकर के कम से कम उसको करें तो ये बेहतर होगी। और निश्चित रूप से सारिफ भाई, ये आपके चैनल के माध्यम से मैंने, जैसा कि क्षितिज जी ने कहा कि आप लोगों ने अवेयर करने का काम तो सबसे पहले स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ क्षेत्र की जनता को मिल रही है। लेकिन आपके चैनल भी बहुत सारे जगह पे नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, बहुत सारे जगह में नहीं चल पा रहे हैं। तो उसको भी मैं चाहूँगा कि आपके चैनल को भी आम किया जाए लोगों के बीच में, और जो आप जो जानकारियाँ दे रहे हैं इसका लाभ सबों को मिल सके, मैं ये समझता हूँ। चलिए सुशांत दा का करते हैं। सुशांत दा, आप लोगों की मांग थी भाई कि जनगणना कराई जाए, 2021 से लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, आखिरकार चलिए वो दिन आ गया कि जनगणना शुरू हो गई है। किस रूप में देखते हैं, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी काम है, ये देश बचाओ की काम है। ये निश्चित तौर पर जनगणना करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी काम है। निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी की, सबको मिल के अगर कहीं दिक्कतें आ रही है तो घर में जाके जो प्रोसेस करेंगे वो भी बहुत बड़ी काम है। लोग कंफ्यूज ना हो कि खुद करने पड़ेगा, ये बात ना समझे। अगर ना सकेंगे तो वहाँ लोग जाएंगे, जाके आपको वो फुलफिल करेंगे। इस पर लोगों को समझना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से सारे लोग चैनल देखते हैं, उनको भी पता चलता है कि हम क्या करना है। ये बहुत बड़े काम है, सरकार को ये देखने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर काम अच्छी है। जी अच्छा, चलिए क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, जातिगत जनगणना आप लोगों ने कराया बिहार में और आप लोग लगातार इसकी वकालत भी करते आ रहे हैं। अभी जनगणना हो रही, जातिगत जनगणना के लिए कुछ केंद्र सरकार ने कोई डेट निर्धारित नहीं की है कि आखिर वो कब होगी, उसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लगातार आप लोग बिहार में कराने के बाद से आप लोग ये मांग कर रहे थे कि जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाए। सारी के नोटिफिकेशन है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये 2027 तक ये जनगणना, जातिगत जनगणना पूरी कर ली जाएगी। जैसे कि सदन में अमित शाह जी ने इस बात को रखा था कि 2027 तक इस चीज़ को पूरा कर लिया जाए। जातिगत जनगणना हो जाएगा तो उससे मैं आपके दर्शकों को फ़ायदा बताना चाहूँगा कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो किस कास्ट के लोग कितने हैं इसका एक्चुअल डेटा पता चलेगा। जब एक्चुअल डेटा पता चलेगा तो उससे हम सदन में जाने के आरक्षण तय कर सकते हैं, लोगों को नौकरी के लिए आरक्षण तय कर सकते हैं, इसके लिए उनकी योजनाओं को बनाने के लिए हम आरक्षण तय कर सकते हैं, योजनाओं को वैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितने लोग कितने पिछड़ापन है, कौन कितना पिछड़ा रह गया है, उन सारी चीजों को इस पर देखा जा सकता है। अच्छा, ये जो है क्षितिज, आप कह रहे हैं कि भाई 27 तक कराने की बात कही गई, पर लेकिन इस फॉर्म में वो जाति का कॉलम इंक्लूड नहीं किया गया। तो एक मतलब पहले जनगणना फिर जातिगत जनगणना, 2 बार एक सर्वे कराना, एक ही बार में करके हम निकल सकते हैं इसको? देखिए, सरकार की शायद इसमें कुछ रही होगी, उनको उनकी सोच होगी, लेकिन हमें जानकारी है कि जातिगत जनगणना होगी। ये अभी शायद अभी घरों की गिनती शुरू हुई है और फिर इसके बाद जातिगत जनगणना शुरू होगी, लोगों की, आदमी की गिनती शुरू होगी। अभी लैपटॉप्स उनके घर में कितने क्या है इस चीज़ को। और ये जनगणना के बाद जो हमारा विपक्ष है
वो एक रोड मैप हमारा तैयार है, हमारी पहली जीत है। जातिगत जनगणना विपक्ष की पहली, इंडिया गठबंधन की पहली जीत है। इसके बाद हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमें पता है हमें लड़नी होगी, हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस जनगणना से बेरोजगारी का पता चलेगा, इस जनगणना से लोगों की अशिक्षा का पता चलेगा। इसके बाद इन सारी चीजों को लेकर के हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लड़ाई इसलिए मैं कह रहा हूं, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जनगणना के लिए आपको याद होगा कि किस प्रकार से जब बिहार में जनगणना कराया गया था तो यही लोग कहते थे, सदन में खड़े होकर के कहा गया है कि कोई जाति नहीं होती है किसी की, स्त्री जाति और पुरुष जाति होती है। दूसरा, एक टेलीविजन पर कहा गया कि जो करेगा, देश के बड़े मिनिस्टर वो कहते हैं जो करेगा जाति का बात उसको मारेंगे कस के लात। तो वैसे लोगों से जातिगत जनगणना करवा लेना ये बहुत बड़ी कामयाबी है विपक्ष की और देश की बड़ी कामयाबी है, देश की मांग थी। तो ये हो रहा है। इसके बाद ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई को लड़ी जाएगी और लोगों का हक मिलने तक हम लड़ाई लड़ेंगे। जातिगत जनगणना हो रही है, जहां तक हमें जानकारी है 27 तक कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आफ्ताब साहब, क्या फ़ायदे आप देख रहे हैं? हर 10 साल पे होता है और वह बहुत ज़रूरी है किसी देश के लिए और सबसे श्रेष्ठ भारत का माना जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है हम भारतीयों के लिए कि पूरी दुनिया में जनगणना जो है सबसे श्रेष्ठ भारत का माना जाता है कि हम जैसे लोगों तक पहुंचते हैं और अब तो डिजिटल फॉर्मेट में भी हो रहा है। किस रूप में आप देख रहे हैं कि क्या बदलाव आएगा? देखिए, ये क्रांति है और ये क्रांति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये जो व्यवस्था बनाई गई है और विपक्ष का भी बहुत सारा लोगों का डिमांड रहा था शुरू से, तो इसको एक क्लियरेंस दिया गया और उसकी आवश्यकता पड़ी, आज इसको आवश्यक किया गया। मैं ये मानता हूँ कि देश के विकास को ध्यान में रखते हुए अगर तमाम जनता, अभी हमारे भाई बोल रहे हैं जातीय, इसमें जातीय का कोई बात नहीं है। अभी जनगणना हो रहा है और जनगणना में सारी चीज़ें आएंगी, निश्चित रूप से आएगी। कौन जाति से हैं आप, कौन धर्म से हैं, कितना आपके पास क्या है, क्या व्यवस्था है, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, रोजगार कितना है, बेरोजगार कितना है, आपके घर में कितने सरकारी नौकर हैं, कितने लोग बेरोजगारी में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीज़ों की जो जानकारियाँ आएंगी तो उससे ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि देश को हमको किस तरह ले जाना है और देश का विकास में ये तमाम लोगों की भागीदारी हो पाएगी। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये इतना लंबा चौड़ा लिस्ट एक्चुअली उसमें कोई ये है नहीं। आपके पास जो चीज़ है उसको टिक मारना है, जो चीज़ नहीं है उसको टिक नहीं मारना है और आपको क्लियरेंस देनी है कि हाँ भाई हमारे पास ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो इससे निश्चित रूप से एक नया आयाम जुड़ेगा और देश जो है विकासशील, हमारे देश को अभी विकसित देश होना है और ये विकसित देश होने के रास्ते पर है ये। इसीलिए आज जो राज्य सरकार को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, कम से कम राज्य सरकार की ये जिम्मेवारी होगी झारखंड में कि माननीय मुख्यमंत्री इस चीज़ का व्यवस्था करें कि कैसे बहुत ही सरलतम रूप से ये जनगणना हो सके। अभी जनगणना के साथ साथ अभी देख रहे हैं आप, एक और ये होने वाला है, तो उसमें भी आपको अभी देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट में वोटरों का नाम छूट जा रहा है या वोटरों को हटा दिया जा रहा है। तो ये सारी जो व्यवस्था है, मुझे लगता है एसआईआर की बात कर रहे हैं आप? हैं, एसआईआर की बात या तो वो भी होने हैं अभी झारखंड में, तो उसको भी चलाया जा रहा है और चलाया जाएगा उसको भी। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से झारखंड सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और अपने अधिकारियों को और अपने कर्मचारियों को ये बताएं कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी त्रुटियां हैं उसको अविलंब दूर किया जाए और लोगों के पास जा करके उनको समझाने और उनको समझा करके उस तरह का व्यवस्था किया जाए ताकि लोग भयभीत ना हो, किसी तरह का उनको पैनिक ना हो और वो अपने सरलता रूप से सारी चीज़ें, सारी जानकारियां उसमें लिख सकें।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सारिक भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है, कम से कम झारखंड के लिए ये हर 10 साल पर होना चाहिए था। कोरोना में, हालांकि इसका टाइम तो कोरोना में ही के टाइम में 21-22 में था, जहाँ तक मेरा अनुमान है, लेकिन 21-22 में नहीं होकर के अब ये 26 चला आया है, तो देर आए दुरुस्त आए। अब ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। राज्य सरकार को ये चाहिए कि अपना एक यूनिट तैयार करें स्पेशली इसके प्रचार प्रसार के लिए, ताकि लोग SIR में भी अपना खुल करके सामने आए और इसमें भी सामने आए। चलिए एक बार फिर क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, जैसा आप लोग और आपकी पार्टी जातिगत जनगणना को लेकर आप लोगों ने वो करके भी दिखाया, बहुत लोगों का कहना है कि इससे सामाजिक तनाव या राजनीतिक ध्रुवीकरण भी हो सकता है। कितना आप सहमत हैं इस बातों से, और अगर सहमत नहीं है तो कैसे आप इसको डिफेंड करते हैं? ये सामाजिक न्याय को देने वाला है। हम जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था सारिक जी, तो बहुत बहस हुई कि हम भारत के संविधान का पहला अक्षर क्या लिखेंगे। तब बाबा साहब ने ये तय किया कि हम भारत का पहला अक्षर हम भारत के लोग से शुरू करेंगे। हम का मतलब बराबरी होता है। मैं का मतलब मैं बड़ा होता हूँ, या तुम का मतलब तुम छोटे हो, लेकिन हम का मतलब बराबरी का होता है। कुछ लोग जाति के नाम पर, आपको पता होगा कि आज भी जाति के नाम पर एक मुख्यमंत्री एक मंदिर में जाते हैं, और जब वहां से बाहर निकलते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो कहां से हम, ये भारत में हम की व्यवस्था कहां है? घोड़ी से लोगों को आए दिन देखा जाता है, उतारा जा रहा है, तो ये हम कहां है? नहीं तो ये कैसे बदलाव आएगा? ये जातिगत ये बदलाव तब आएगा सारिक, ये बदलाव तब आएगा जब जाति, घोड़ी मान लीजिए तकलीफ में थी, अगर मान लीजिए उसका पैर मान लीजिए लांगड़ था, अगर मान लीजिए कि दूल्हा गिर जाए तो उसको देखने के लिए ना उतारा गया है, तो आप लोग तो हर चीज को आप बना दे रहे हैं। सारी ये जदयू के बहुत घटिया मजाक है। आफ्ताब साहब देखिए, आपने जो कहा, जिस नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रह गए। क्षितिज एक मिनट, क्षितिज, आफ्ताब साहब सुनिए ना, आप जो कह रहे हैं घोड़ी के पाँव में दर्द है और उतार दिया गया, ये वो चलिए हंसने के लिए ठीक है, पर उन लोगों के दिल से पूछिए, क्या उनको हंसी आती होगी कि आज जिनको आदिवासी बताकर उनके मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है, जो दलित है उनको अपने बगल में बैठने नहीं दिया जा रहा है? कहां पर इस तरह का मामला है भाई? आपके नेता में मुंह पे पेशाब कर दिया था मध्य प्रदेश में, आपको नहीं पता कुछ? ये आरजेडी के लोग, इतनी कम जानकारी है इनको। पेशाब बात नहीं होना चाहिए। आपके नेता पेशाब कर दिया, शुक्ला जी आपके नेता हैं, मध्य प्रदेश में कर दिया। मध्य प्रदेश में ये घटना है। आप देखिए आप चुप हो जाइए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस नेता ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रह गए, पूरा जीवन में लड़ते रहे हैं, जिनके आदर्श, जो महापुरुष जिनके हैं उस पार्टी के, वो सारे लोग जो सामाजिक न्याय के लिए लड़े, वैसे नीतीश कुमार के पार्टी के लोग किसी को घोड़ा पर उतारने पर मजाक उड़ाता है। ये शर्मनाक है, शर्मनाक हरकत है आपकी, ये शर्मनाक है। कोई उसको समझाया कि भाई उतारो दूल्हा को, तो उसमें आप मैंने उसको मजाक बना दिए हैं। आप ही लोग मजाक सारे चीजों का बना रहे हैं। अगर कोई तकलीफ में है, मान लीजिए जानवर, तो जानवर तकलीफ में नहीं हो सकता है क्या? चलिए जानवर तकलीफ में, लेकिन पेशाब करते ना नहीं, वो जानवर पर इनको जानकारी, सारिक जी इनको थोड़ा रोकिए, मैं बता रहा था इसके बारे में। तो सारिक जी, ये तो हंसी मजाक का ये बात कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, इससे मुझे ठीक है, आपका ये नेचर होगा। मुख्यमंत्री गए थे ना, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनको निकलने पर धुलवाया गया था। जाके पता कीजिए, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, आप न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम जानकारी दे आपको? नहीं, आप वो पढ़िए ना भाई, आप वो पढ़िए। बिल्कुल हम हैं जानकार, आपको जानकारी दे रहे हैं, तो लीजिए ना जानकार। अगर नहीं है आपको जानकारी तो लीजिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सारिक जी, सामाजिक आपके सवाल पे मैं आता हूँ। हाँ, आफ्ताब जमील साहब एक मिनट। आप उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सिद्धपीठ गौरी शंकर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर धुलवाने का मामला चर्चा में रहा। लीजिए बता दिया आपको। सर मेरी बात सुनिए, सुना जाए।
कोई आदमी नहीं कुछ मानेंगे। मान लीजिए सोशल मीडिया में अगर कोई लिख दे रहा है क्या तो ये मजाक, बहुत बड़ा भद्दा बात। मजाक अरे कोई है। कुछ भी मतलब लिख देगा अच्छा, आज चलिए, के टाइम में, चलिए, आप फेक न्यूज इनको को नहीं मानेंगे, पूरा क्या- आप सोशल मीडिया को आप मानते हैं, हम तो नहीं मानते हैं भाई, इसलिए कि यहाँ आज के टाइम में जिंदा आदमी को मुर्दा साबित कर दे रहा है सोशल मीडिया पर, कुछ भी कोई चला सकता है, हम इसकी ऑथेंटिसिटी तो हम नहीं मानेंगे। चलिए चलिए ठीक है, क्षितिज अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सारिक, जब ये जातिगत जनगणना होगी तो हमें एक्चुअल डेटा पता चलेगा कि कौन से जाति के लोग कितना पिछड़ापन है, उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाएगी। जब योजनाएं बनाई जाएगी उनको हक और अधिकार मिलेगा, किसी को इससे लड़ाई नहीं होगी, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सा मिलेगा। आपके भागीदारी के हिसाब से देश में नौकरियों में आपको हिस्सा मिलेगा, आपको सदन में हिस्सा मिलेगा, तो इसमें किसी को नाराजगी क्या हो सकती है? कोई नाराजगी नहीं होगी। ये सामाजिक न्याय को पैदा करने वाला ये कदम है। इस कदम के आधार पर, इस कदम के होने से हम जो हमारा जो संविधान है जिसमें कि हम भारत के लोक शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो सही से क्रियान्वित होगा और हमारे बीच जो ये जातिगत भेदभाव है जो अब भी है, शायद ये कौन से चश्मा से देख रहे हैं हमारे शिक्षक भी हैं, लेकिन ये किस चश्मे से देख रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप किसी को घोड़ी पे उतारने से आप मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको मजाक करनी चाहिए, आप मजाक कीजिए, लेकिन उन गरीबों का, दलितों का, शोषितों का मजाक मत उड़ाइए, नहीं तो आप जो बिहार में सरकार बनी है उन्हीं दलितों के नाम पर बनी है, उन्हीं शोषितों के आधार पर बनी है। और मैं आज फिर कह रहा हूं, बड़े नेता हैं नीतीश कुमार जी जो कि लड़े हैं और वो आज भी लड़ रहे हैं इनके लिए, और उसी के पैदा हुए हैं, इसी आंदोलन से वो पैदा हुए हैं। और अगर उस पार्टी के लोग इस प्रकार के बात करते हैं, वो दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, तो दुख होता है और दुख होना लाजमी है। मैंने दर्द आप लोग को हम लोग दे दिए हैं, आप लोग अच्छा सुशांत जी जो क्षितिज बार बार कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय को बल मिलेगा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? निश्चित तौर पर बल मिलेगा, मिलना भी चाहिए। लोगों का देखिए जो आशा है, इन लोग आगे जो जिस तरह से माहौल बना के रखे हैं पूरे देश में, जातिगत निश्चित तौर पर अगर जातीय हो जाए तो क्लियर हो जाएंगे सबका। ये बिहार में जो हुए हैं और अगर डिमांड है निश्चित तौर पर हर स्टेट पे, लेकिन हमारे स्टेट पे भी होंगे क्योंकि इसमें कलम होंगे, इसमें लिखाएंगे कौन सी जाति के हैं। आज तक 27 तक की बात है, हमारे लोकसभा में ये बातें आई हैं, निश्चित तौर पर 27 में होंगे, 27 तक हो जाएंगे और होनी चाहिए। किनको क्या मिलना चाहिए ये तो दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री बोल दिए कि नहीं होगा, कोई भी बोल दे कि नहीं होगा, कुछ कोई बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। चलिए, तो अब जातिगत जनगणना या जनगणना अब एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पक्ष विपक्ष एक ही स्वर में नजर आ रहे हैं, कोई इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया क्षितिज आपका, बहुत शुक्रिया सुशांत जी आपका, आफ्ताब जमील साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष इतना ही देखते रहिए।